ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 3 मार्क्स। पहला क्वेश्चन हमने कल ही कर लिया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनामाइन, डाइमिथेनामाइन एंड ट्राइमिथेनामाइन यूजिंग हिंसबर्ग्स रिएजेंट, राइट। मैंने कल ही बता दिया था हिंसबर्ग्स रिएजेंट का काम ही है इन तीनों में डिफरेंशिएट करना। हिंसबर्ग्स रिएजेंट का स्ट्रक्चर याद है सबको, बेंजीन बनाना है अपने को, फिर सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड, सल्फर के नीचे डबल बॉन्ड और Cl, और ये Cl को रिएक्ट करने के लिए एक H चाहिए होता है, और वो H सिर्फ प्राइमरी अमाइन के पास होता है और सेकेंडरी अमाइन के पास होता है। इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन तो रिएक्ट करेंगे, ठीक। टर्शियरी अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज टर्शियरी अमाइन के पास वो H होता ही नहीं है और रिएक्शन के लिए H की जरूरत पड़ेगी। तो पहला आंसर तो यही है कि प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी अमाइन भी रिएक्ट करेगा, टर्शियरी तो पहले रिएक्ट ही नहीं करेगा। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात कि प्राइमरी और सेकेंडरी से टर्शियरी को तो हम लोग इस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का रिएक्शन होगा, टर्शियरी का होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से टर्शियरी अमाइन को तो हम लोग बहुत जल्दी पता कर लेंगे इफ इट इज प्रेजेंट। पर प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको फर्दर NaOH में डिसॉल्व, राइट। अब देखो, प्राइमरी अमाइन के पास दो H होते हैं, एक H तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन में यूज कर लेता है, पर एक H बचा होता है ना, दिस H इज एसिडिक इन नेचर, राइट। तो अगर मैंने तुमको प्राइमरी अमाइन दिया होगा तो एक H बचा होगा, एक तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ यूज हो गया होगा, पर एक तो बचा होगा ना। तो वो जो H बचा होगा, जैसे ही मैं अल्कली में डालूंगा तो एसिड और बेस का रिएक्शन शुरू हो जाएगा कि नहीं, राइट। और ये एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से जो भी कंपाउंड बना है वो कंपाउंड क्या होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, किसमें, बेस में। तो अगर ये सब कब होगा, जब मैंने तुमको प्राइमरी अमाइन दिया होगा, यस। अगर मैंने तुमको सेकेंडरी अमाइन दिया होता तो सेकेंडरी अमाइन के पास H होता है क्या? अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर कब आएगा? प्राइमरी अमाइन के टाइम पे ये स्ट्रक्चर आएगा, राइट। सेकेंडरी अमाइन के टाइम पे ये H की जगह पे क्या होगा, C2H5। क्या C2H5 के साथ रिएक्ट करेगा? तो आंसर है कि नहीं, सेकेंडरी अमाइन डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो क्या रह जाएगा, इनसोल्यूबल। लेकिन प्राइमरी अमाइन के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, H, और ये H क्या है, एसिडिक, और एसिडिक होने के साथ ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए ये इसके अंदर क्या होगा, सॉल्युबल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्राइमरी बेस डालते डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट बेस डालने के बाद भी डिसॉल्व नहीं होगा। सबको कारण समझ गया क्यों होगा क्यों नहीं होगा? हाँ सर। तो अगर एग्जाम में यही पूछ दिया गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी के प्रोडक्ट जो भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ आते हैं, उसमें से जो प्राइमरी का प्रोडक्ट है वो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, पर जो सेकेंडरी का प्रोडक्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ वो NaOH में डिसॉल्व नहीं होता। अगर इसका कारण पूछ लिया गया तो याद रहेगा, प्राइमरी वाले के प्रोडक्ट के पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ठीक, बट इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। दैट्स व्हाई ये डिसॉल्व हो जाता है और ये डिसॉल्व नहीं होता, राइट। सारे रीजंस क्लियर हो गए होंगे होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस इज, इसका कॉमन नेम है हेक्सा मिथिलीन डायमाइन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं तुमको क्योंकि ये तुम पॉलीमर में भी पढ़ते हो, जब तुमको नायलॉन 66 बनाना होता है, नायलॉन 66 में भी ये आया है, पर वहां पे इसका नाम ये दिया गया हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ठीक। हेक्सामिथिलीन क्यों आया, क्योंकि 6 बार CH2 ग्रुप है ना, CH2 ग्रुप का ही नाम है मिथिलीन, 6 बार है इसलिए हेक्सामिथिलीन, और इस साइड एक अमाइन है, इस साइड एक अमाइन है, इसीलिए नाम पड़ गया डायमाइन। पर ये नाम कौन सा है, इसका कॉमन नेम है। अपने से कौन सा वाला पूछा है, IUPAC। तो IUPAC में इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, हम इसको क्या मानेंगे IUPAC में, हम इसको एक हेक्सेन मानेंगे, राइट। तो हम लोग लिखेंगे हेक्सेन के फर्स्ट
और 6 पे 2 बार अमाइन है, दैट्स व्हाई डायमाइन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आज हम लोग अमाइंस पढ़ रहे थे, तो तुमको पहले से पता है कि आज अगर हम लोग अमाइंस पढ़ रहे हैं तो मैं अमाइन वाले स्टाइल में नाम लिखूंगा। पर जब क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये बोर्ड के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया, तो तुमको क्या पता कि ये क्वेश्चन अमाइन से आया है कि पॉलीमर से आया है? यस। हाँ सर। अरे ये केमिकल अगर 2 चैप्टर्स में यूज हुआ है तो तुमको तो एग्जाम में यही कंफ्यूजन आएगा ना कि पता नहीं कौन से वाले से आया है। गलती से भी अगर तुमको ये क्लिक हो गया कि ये तो पॉलीमर वाला है, क्योंकि पॉलीमर में इसको ज्यादा हाईलाइट किया गया है। पॉलीमर में इसी की वजह से नायलॉन 66 बनता है और इसका पूरा आप रिएक्शन लिखते हो। तो गलती से अगर किसी ने ये याद कर लिया कि ये तो पॉलीमर वाला है, तो वो कौन सा नाम लिखकर आ जाएगा? हेक्सामिथिलीन डायमाइन वाला नाम लिखकर आ जाएगा। पर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर ये वाला इसका कौन सा नाम है? कॉमन नेम है। और अपने से यहाँ पे कौन सा पूछा है? IUPAC। तो ये ध्यान रख के जाना कि आप IUPAC वाला लिखना, कॉमन वाला मत लिखना, ठीक है? मैं श्योर हूं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो तुम इसका कॉमन वाला ही छाप कर आओगे। यहाँ पे तुमको पता था इसलिए तुमने ये IUPAC वाला निकाल दिया है, ठीक है? क्योंकि हम लोग ये सोच कर निकाल रहे हैं कि हम अमाइंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। पर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो देखना सबसे ज्यादा लोग यही सोचेंगे कि अरे ये पॉलीमर वाला है, पॉलीमर में तो इसको हमने हेक्सामिथिलीन डायमाइन के नाम से पढ़ा था। तो अगर आपने ये गलती नहीं की तो ठीक है, अगर गलती कर दी तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या, इस पे चले हम लोग। राइट रिएक्शंस टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। एक सेकेंड ना जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, कल भी करवाया था। एसिटामाइड टू इथाइलामाइन, हाउ टू डू इट? एसिटामाइड इज दिस। क्या करेंगे हम लोग इसका? रिडक्शन। रिएजेंट्स बोलो बेटा। सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल या फिर LiLH4। यस। और फिर इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन्स इसको मिलेंगे और 2 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, एंड फाइनली दे बोथ विल गेट रिड्यूस्ड टू RCH2 NH2। और वो जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन्स के साथ में क्या बनाकर साइड में आ जाएगी? वाटर। राइट? यस सर। नेक्स्ट वाला रिएक्शन एसिटामाइड टू मिथाइलामाइन। इसके बारे में 2 बातें आज खास पढ़नी है, पहले वो देखो। एसिटामाइड लिया, तो क्या बनाना है? मिथाइलामाइन। अब जरा सोचो कि इसने हमको जो प्रोडक्ट पूछा है, क्या दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है? क्या बोला है बनाने के लिए? मिथाइलामाइन बोला। मिथाइलामाइन में तो एक ही कार्बन होगा ना। इसका मतलब है समवेयर इनडायरेक्टली हमको क्लू दिया जा रहा है कि इसको गायब करो, और इसको गायब करने का पूरे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है। कौन सा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। मैं शॉर्टकट में HBD लिख दे रहा हूँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके बारे में आपकी बुक में भी एक वर्ड आया है, इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। तो जो खास बात की मैं बात कर रहा था, वो खास बात यही है कि इस रिएक्शन में द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर रिड्यूस्ड। ठीक? और ये बहुत खास पॉइंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर तुमने नोटिस किया होगा तो जनरली मैं कभी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कौन से बेसिस पे गैस मारता हूँ? नंबर ऑफ कार्बन्स के बेसिस पे मैं गैस मारता हूँ। क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली ये रूल है कि मोर देन 90% रिएक्शंस में कार्बन कभी कम या ज्यादा नहीं होते। सिर्फ ग्रेनार्ड्स रिएजेंट वाले रिएक्शन ऐसे हैं जो कार्बन को बढ़ा देते हैं, और इस तरह के 2-4 रिएक्शंस हैं जो कार्बन को कम कर देते हैं। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में चेंज आ जाए तो समझ जाना वो रिएक्शन बहुत खास है। ठीक? तो आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कार्बन्स को कम कर रहा है। सो ये बहुत स्पेशल रिएक्शन है, ये याद करके जाना। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन प्लस स्टेप डाउन रिएक्शन, ये 2 वर्ड याद करके जाओगे आप। प्लस इसमें कार्बन कम हो जाता है, वो भी याद करके जाओगे। और अब आखिरी बात जो बची वो है कि इसके अंदर रिएजेंट्स कौन से यूज होंगे। कौन से रिएजेंट्स लेते हैं हम लोग इसके अंदर, याद है किसी को? ब्रोमीन और पोटेशियम यस, हाइड्रोक्साइड। ब्रोमामाइड बोला है तो ब्रोमीन लेंगे ही लेंगे, और NaOH लेंगे। या NaOH की जगह कुछ बुक्स में KOH भी लिखा जाता है, आप ले सकते हो।
और वो एक्वस होगा और 4 मोल्स लेने हैं आपको। डन। अब प्रोडक्ट तो अपने को पता है कि क्या बनने वाला है। अब या तो आप ये इसके अंदर ढूंढते बैठो कि कौन सी चीज कहाँ से गई, पर वैसा बनाने जाओगे ना तो बहुत टफ हो जाएगा रिएक्शन। तो मेरा सजेशन होगा कि आप इसको याद करके जाने की कोशिश करो कि इसके अंदर पहले तो आपका अमाइन बनेगा और उसके बाद में ट्वाइस ऑफ NaBr बनेगा और Na2CO3 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा। तो अगर आप इसमें ये ढूंढोगे कि कौन सा एटम कहाँ से कहाँ गया तो वो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको सीधे सीधे याद करो कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में मिथाइलमाइन प्लस ट्वाइस ऑफ NaX प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O बनता है। इसको याद करके जाओगे तो टाइम बच जाएगा आपका। ठीक, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से याद करके जाना। तो एसिटामाइड 2 मिथाइलमाइन वाला हो गया। हाँ सर। Done. अच्छा, अगर ऐसा पूछ दिया कि इस रिएक्शन के अंदर ऐसा 4 रिएक्शंस के नाम लिख दिए गए और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव कर सकता है, तब भी इसका नाम याद रखना कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिससे कार्बोनिल ग्रुप को गायब किया जा सकता है रिएक्टेंट में से। ठीक, ये वाला भी हो चुका है अपना। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कल ही बता दिया था। आज बस मुझे इतना बता दो कि हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन के लिए मैं शुरुआत किससे करूं। अल्काइल हैलाइड तो मैं लूंगा ही, पर यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं किससे शुरुआत करूं कि एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन होगा। याद है कल इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था, ये लोगे तो यहाँ तक जाएगा, ये लोगे तो यहाँ तक, और ये रिएक्शन दोनों से हो सकता है। एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन के टाइम पे आप कौन सा लोगे, क्योंकि इसका इसके साथ भी है रिएक्शन चैप्टर में, इसका इसके साथ भी है रिएक्शन चैप्टर में, और दोनों के फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो लगभग सेम है। हाँ सर। तो कौन सा वाला लूं आज के लिए, कौन सा लूं? प्राइमरी वाला। यस, क्योंकि अगर अमोनिया लिया तो रिएक्शन बस एक ही स्टेप में दिखाया गया अपने सिलेबस में, राइट? यहाँ पे सिर्फ अमोनिया बनता है एंड दैट्स इट, HX खत्म। पर अगर यहीं पे आपने गलती से भी प्राइमरी अमाइन ले लिया तो फिर ये रिएक्शन अब चलता जाएगा, राइट? पहले सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन, फिर लास्ट में तो सारे हाइड्रोजन गायब होके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, बराबर? तो ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया, वो वीडियो देख लेना अगर किसी ने ना देखा हो तो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी कुछ है जो आपको जानना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, नाइट्रेशन। देखो ये सारे सॉल्यूशंस है ना, मैंने नहीं निकाले हैं, जो बच्ची सब निकाल कर देती है ना, उसने बेचारी ने पूरा अच्छा सा चार्ट बना कर दिया है। तो तुम लोग उसके लिए भी दुआ करना कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करे। मैं बस यहाँ बैठकर हीरोगिरी का काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ तुमको। ये बेचारे लोग सब मेहनत करके उठा के दे देते हैं, मैं बस हीरो बन के यहाँ बैठ के भौंकने का काम करता हूँ, बस उतना ही काम मेरा है। तो बेचारी ने इतने अच्छे से मेरे को चार्ट बना कर दिया है, गॉड ब्लेस हर। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ऐसे ही अगर आप अच्छे काम को अप्रिशिएट करते रहेंगे तो लोग भी और अच्छा काम करते रहेंगे। ये देखिए, ये बना आपका चार्ट। नाइट्रेशन 2 तरह से हो सकता है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। ठीक, अब जो डायरेक्ट वाला मेथड है, डायरेक्ट वाले मेथड में आप अगर सीधे सीधे नाइट्रेशन करने जाओगे, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या पहले वो समझ लो। डायरेक्ट का मतलब है सीधे सीधे नाइट्रेशन कर दो, ठीक? तो सीधे सीधे अगर नाइट्रेशन करने गए तुम एनिलीन का, तो दिक्कत ये है कि नाइट्रो ग्रुप सिर्फ पैरा पे नहीं जाएगा। और अगर आप अपना क्वेश्चन पढ़ें, कहाँ लिखा हुआ है ये देखो, तो उसको सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए। मतलब वो नहीं चाहता कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और मेटा पे भी आए। पर डायरेक्ट नाइट्रेशन के साथ दिक्कत ही यही है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन में जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो, पैरा, मेटा, तीनों पे। अब नाइट्रेशन करना है तो इतना तो मैं तुमको पहले भी सिखा चुका हूँ। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड और H2SO4 लोगे। जिसको भी नाइट्रेशन पूरा डिटेल में जानना होगा वो प्रीवियस चैप्टर देखेगा। यहाँ बस मैं इतना बता दे रहा हूँ कि HNO3 नाइट्रो ग्रुप देने का काम करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन का काम करेगा, राइट?
हाँ अब जब ये रिएक्शन को अगर आप कंप्लीट करने जाओगे तो इसमें दिक्कत आपको ये आएगी कि यहाँ पे आया एनिलीन और एक बार ये पैरा पे जाएगा NO2, हाँ एक बार ये ऑर्थो पे जाएगा और एक बार ये मेटा पे भी जाएगा मेटा। यस सर। और तीनों का मिक्सचर बनेगा। जबकि सामने वाला क्या चाहता था हमसे, सिर्फ एक ही चाहता था, पर हम ऐसा कर पाए क्या? बुक में तीनों के परसेंटेजेस भी लिखे हुए हैं। पैरा वाले का 51% है, इसका 41% है और इसका सिर्फ 2% है, पर बनेंगे तीनों, राइट? जो कि एग्जामिनर हमसे नहीं चाहता। एग्जामिनर बोल रहा है नहीं, उसको सिर्फ क्या चाहिए, पैरा ही चाहिए। तो अगर आपको पैरा चाहिए तो आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, प्रॉब्लम है ये जो NH2 ग्रुप है ना, वो उसी की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर के लिए NH2 ग्रुप को किसी और ग्रुप में बदल दें। ना वो NH2 रहेगा, ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब हम लोग जुगाड़ क्या लगाने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं NH2 ग्रुप को किसी और ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, डन। और फिर मैं अपना नाइट्रेशन कर लूंगा, और नाइट्रेशन जब मेरा पूरा हो जाएगा तो फिर वापस से NH2 को NH2 कर दूंगा मैं, डन। अब ये सब कुछ कैसे होगा, ये देखो, पहले लिया मैंने NH2, फिर इसको मैं ट्रीट करने जा रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड से। उम्मीद है अब आप लोग थोड़ा थोड़ा नाम से फॉर्मूला जज कर पा रहे होंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करने का इंटेंशन ये है कि यहाँ से एक H और यहाँ से ये एसिटाइल ग्रुप आपस में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट बोल रहा हूं मैं, एक्सचेंज हो जाए, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाए। अगर ये दोनों एक्सचेंज हो जाए, हालांकि ये एरो बड़ा ही भद्दा बन रहा है, ये दोनों को मैं एक्सचेंज कर देता हूं। अगर ये एक्सचेंज हो पाया तो नाइट्रोजन के पास अब H एक ही बचेगा और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, CO CH3। मतलब इन शॉर्ट मैंने नाइट्रोजन का एसिटाइलेशन कर दिया, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया ना उसमें, ठीक। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसका, वो नाइट्रोजन से जो H आया था उसके साथ में वो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक। वो जो किडनी जैसा दिख रहा है ना, वो किडनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH3COH। क्या हम लोग ये करने आए थे इस रिएक्शन में? नहीं सर। नहीं। तो हमने ये स्टेप क्यों किया, सिर्फ ये एनिलीन ग्रुप को बिजी करने के लिए। अब देखो NH2 वो रहा ही नहीं, राइट, वो अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग चुपके से नाइट्रेशन कर लेंगे। अब वहां पे अमाइन ग्रुप है ही नहीं, जब अमाइन ग्रुप नहीं है तो वो इंटरफियर नहीं करेगा, तो अब हमारा नाइट्रेशन आसानी से हो सकता है, समझा। तो हमने ये सब इसलिए किया ताकि हम अमाइन ग्रुप को रास्ते से हटा सकें। यस सर। ये देखो, आप नाइट्रेशन कर लेते हैं आराम से। अब अगर नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रो ग्रुप सिर्फ कहाँ जाएगा दोस्तों, पैरा पे, जो कि आपसे मांगा गया था। अब जब हमारा नाइट्रो वाला काम पूरा हो चुका है तो वो ऊपर वाले अमाइन ग्रुप को भी तो रिटर्न लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब हमारा काम हो चुका है। अब अगला स्टेप जो है उससे रिएक्शन को कोई लेना देना नहीं है, पर वो जो हमने ऊपर देसी जुगाड़ लगाया था ना, उस जुगाड़ को सही करने के लिए ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। तो ये वाले स्टेप में आप चाहो तो एसिड यूज करो या आप चाहो तो बेस यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी केस में ये रिएक्शन हो ही जाएगा, ठीक। क्या होगा, ये जो H है वहां पे रिटर्न आ जाएगा, डन। तो ये छोटा सा थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पे NO2 और यहाँ पे ये NH2 वापस आ गया, डन। बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो उम्मीद है आपको रिएक्शन समझ गया रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क भी समझ गया रहेगा, ठीक। यहाँ पे ये भी याद रहेगा ना कि इसमें तीनों मिक्सचर बनते हैं, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा, इसीलिए डायरेक्ट आयोडीन। अच्छा, अभी तो चलो यहाँ पे इसने बोला था पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाओ, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि व्हाई डायरेक्ट नाइट्रेशन इज नॉट फेवर्ड,
है ना। डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट करने जाओगे तो ऑर्थो पैरा मेटा तीनों का मिक्सचर बन जाएगा। डन। हाँ तो इस तरह हाँ से भी सर। वो रीजनिंग करके भी क्वेश्चन अगर घुमा दे, तो यहाँ पे तो मैंने पूरा ही नाइट्रेशन पढ़ा दिया ना। हाँ ओके, चलो तो ये क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट, ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स, राइट द यूज ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो इट वुड टेक मच टाइम, इसीलिए मैं सीधे सीधे बुक में से ही लेकर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोगों को साल भर में बहुत बार पढ़ाया है मैंने, उसमें कुछ नया तो है नहीं। बस खाली अपने को क्या करना है, नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने हैं और अंदर हाँ। रिंग के अंदर उसको यूज करना है। हाँ। तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हम्म, यस, ये रहा, दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ सर। ये देखो, ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कोई भी भड़क के ये नहीं पूछेगा कि सर क्लोरीन कहाँ है, क्लोरीन की जरूरत नहीं है इसलिए क्लोरीन दिखाया नहीं है, पर वो है यहाँ पे, समझा। पर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो बोलोगे सर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात हुई थी। चलिए, तो ये रहा आपका डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसके अंदर कैसे कैसे रिएक्शन होगा, बेंजीन अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिले वो इलेक्ट्रॉन को यूज करके इस नाइट्रोजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा। क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, अब जब नाइट्रोजन सॉरी बेंजीन के ये वाले कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ जब डबल बॉन्ड बनाने का प्लान किया, तो उसने बॉन्ड तो तोड़ लिया, पर बॉन्ड तोड़ते वक्त उसको ये नहीं ध्यान था कि ये बेचारे कार्बन का क्या होगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो उसने नाइट्रोजन के साथ यूज कर लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस पे नहीं आ जाएगी। यस, यस सर। ये क्या करेगा, अपने नीचे वाले से फेवर मांगेगा, वो भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट तो कर देगा, पर शिफ्टिंग के बाद में अब प्रॉब्लम किसको आ जाएगी, इसको। राइट, ये भी अपने बाजू वाले से मांगेगा, वो भी बॉन्ड शिफ्ट तो कर देगा, लेकिन अब प्रॉब्लम किसको आ जाएगी, इसको। ये देखो यहाँ पे आ गई कि नहीं। सो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होते जा रहा है या नहीं। डन। यस सर। तो फाइनली क्या होगा, बात घूम फिर के नाइट्रोजन पे आ जाएगी। नाइट्रोजन से फिर से बात की जाएगी कि भाई साहब वो जो इलेक्ट्रॉन आपने लिए थे वो रिटर्न कर दो, और नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न कर देगा तो हम वहीं पे आ जाएंगे जहां पे हम स्टार्टिंग में थे। पर ये सब करने की वजह से होगा क्या, कि नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स होता जाएगा। यस और नो। हाँ सर। तो जब भी ये कार्बन, कौन सा वाला, स्टार्टिंग वाला पहला कार्बन, जब ये कार्बन यहाँ से बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन, जो बाजू वाला नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड टूटा, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास डबल लोन पेयर हो गए, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज दोनों आराम से स्टेबल बैठे रहेंगे। तब तक यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। फिर घूम फिर के इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न आ जाएगा तो फिर ये अपना लोन पेयर इसको रिटर्न कर देगा, और यही नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज बना रहेगा। इस क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, पर आ गया तो आप लोग होपफुली लिख लोगे। इलेक्ट्रॉन घुमाने आ जाएगा आपको। स्टार्ट करें। हाँ सर। यस सर। कौन सा वाला क्वेश्चन अभी जस्ट खत्म किया, नाइट्रेशन वाला खत्म किया ना, ये वाला भी हो गया अभी। ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट, राइट द यूज ऑफ अराइल डाइजोनियम सॉल्ट। एक्चुअली आपकी बुक से एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। फिर भी अगर तुमको जानना है तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये एजो कपलिंग के काम आता है, और इससे आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड इट इज गिवन हियर। ये देखो, तो ये पार्ट पूरा हाईलाइट में आ रहा है, मतलब ये एक्सक्लूडेड पार्ट है, दिख रहा है ये पूरा पैराग्राफ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एनिलीन इन माइल्ड अल्कलाइन मीडियम टू गिव पैरा अमीनो एजोबेंजीन व्हिच इज इन येलो डाई, बराबर। तो ये सब जो पूरा है, इसका ऊपर देखो एक स्टेटमेंट आएगा कि व्हाई इट इज एंड वेयर इट इज यूज्ड। हाँ, ये क्या, ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की थी वही है, यही सर। आया। Azo coupling with beta naphthalene NaOH is used as a confirmatory test for primary aromatic amines. Okay, तो अब ये तो excluded part से आ गया है क्वेश्चन। सो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है जी आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन तो आने से रहा, फिर भी मैंने मार्क करवा दिया आपको कि अगर यूज पूछा ही है, तो अगर जबरदस्ती सर पे गन रख के सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दे देना। नेक्स्ट, how are amines classified depending on the
फंक्शनल ग्रुप, फटाफट चार्ट बना कर देता हूं तुमको मैं, एज इट इज टीप के आ जाना। पहले लिखना अमाइंस, और फिर अमाइंस लिखने के बाद उसके दो हिस्से कर देना, एक हिस्सा एलिफैटिक, एक हिस्सा एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों? हाँ सर। ओके, अभी जस्ट मैं बोलने ही जा रहा था कि ठीक है भूतों। चलिए, तो पहला हिस्सा है एलिफैटिक अमाइंस, दूसरा हिस्सा है एरोमेटिक अमाइंस। कैसा होगा? सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप और NH2। देन सेकेंडरी अमाइन, दो अल्काइल ग्रुप और NH, राइट? जब अमोनिया के दो हाइड्रोजन्स को आप दो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे तो व्हाट यू गेट इज सेकेंडरी अमाइन। और अगर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन्स को आप तीन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे देन व्हाट यू गेट इज टर्शरी अमाइन। ठीक, पहचानने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, NH2 पे, NH2 पे, NH पे या N पे। R को देखकर पहचानने जाओगे तो स्टार्टिंग में हम गलती कर चुके हैं। और एरोमेटिक अमाइंस में इन तीनों में से जिसका भी एरोमेटिक बनाना है बस वहां पे आप बेंजीन रिंग लगा देना। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही बनाकर छोड़ दे रहा हूँ, या चलो एक पूरा ही कर देते हैं। ये एक हो गया प्राइमरी सॉरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक हो जाएगा ये भी? हाँ सर। हाँ क्लासिफिकेशन वाला सर। क्वेश्चन भी हो गया। हाँ बेटा, सर इसका NH2 अगर अटैच किया तो एनिलीन होगा ना, फिर NH हाँ। किया तो क्या होगा नाम? N फिनाइल, फिनाइल अमाइन। हाँ जैसे सर। मिथाइल को लेते थे ना ब्रांच, हाँ वैसे सर। फिनाइल को ले लेना ब्रांच। अच्छा, सबका एक एक हाँ एग्जाम्पल सर। भी मांगा था उसने, एग्जाम्पल दे दोगे ना प्राइमरी वाले का? ये लिख देना, यस सर। मतलब जहां मैंने R लिखा था वहां मिथाइल मिथाइल लगा देना बस। हाँ सर। हो जाएगा कि वो भी लिख के दूं? नहीं सर, हो जाएगा सर, कर लेंगे। ओके चलिए। Then write reaction for preparation of ethanamine using Gabriel phthalimide synthesis. Why cannot aniline be prepared by Gabriel phthalimide synthesis? पहले वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ है उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि तुम उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखोगे, हाँ सर। क्योंकि तुम जानते हो फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा। तो ये वाला पार्ट तो मैं डन समझूंगा। जो अगला पार्ट है, why cannot aniline be prepared by Gabriel phthalimide synthesis? तो देखो उसके लिए मैं तुमको उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर देखने के बाद तुम आसानी से समझ जाओगे। पेज नंबर क्या है गैब्राइल थालामाइड का? 286। 286। ये देखो, इसके अंदर दिक्कत क्या है वो यहीं पे अपने को देख के समझ जाएगी। दिक्कत ये है कि ये जो R है ना, ये R की जगह आप एक एरोमेटिक रिंग नहीं ले सकते। सवाल ये पूछा गया है कि एनिलीन क्यों नहीं प्रिपेयर होता, राइट? अगर तुमको एनिलीन चाहिए तो यहाँ पे मुझे फिनाइल रिंग चाहिए, यस। अगर यहाँ पे मैं फिनाइल ले पाता तो एनिलीन बन ही जाता ना, क्योंकि यहाँ पे फिर R की जगह पे फिनाइल रिंग आती। अगर फिनाइल रिंग आती तो होता कि नहीं एनिलीन? हाँ सर। शॉर्ट मेरे से पूछा गया है कि यहाँ पे मैं फिनाइल क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ले लेता तो एनिलीन बन ही जाता। पर यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका कारण देखो नीचे ही मेंशन्ड है। क्या लिखा हुआ है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस। कहाँ गया वो वर्ड? हाँ, दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? और अपने को HDA में हमने पढ़ा हुआ है कि एरोमेटिक रिंग किसी भी तरीके से हमारे काम का नहीं है, ना SN1 के ही तरीके से काम का है, ना SN2 के ही तरीके से काम का है। याद है? इसके ऊपर तो पूरा भाषण दिया मैंने, क्वेश्चन बैंक वाले में भी मैंने पूरा आंसर दिया है। SN1 के थ्रू जाओगे तो 2 स्टेप में जाना है, 2 स्टेप में उसका कार्बोकेटायन बनेगा, और फिनाइल पे कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, राइट? फिनाइल पे अगर कार्बोकेटायन आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। SN2 को इसलिए फॉलो नहीं करेगा क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, बल्कि ग्रुप है ना ये,
हाँ सर। तो ना इसके Yes, लिए sir. SN1 ही सूटेबल है, ना SN2 ही सूटेबल है। तो अब अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे मैं फिनाइल रिंग ले सकता हूँ क्या? नहीं। सो दैट्स व्हाई एनिलीन कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने जितना लंबा भाषण दिया आपको उतना नहीं लिखना है, आप इतना ही लिख कर आ जाओगे तो भी मोर देन इनफ है। बोर्ड का क्वेश्चन है ना, Yes, तो sir. ज्यादा से ज्यादा वो आपसे टेक्सचुअल आंसर चाहते हैं, तो आप उतना ही लिखो जितना आपके बुक में दिया है। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे है। एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस विद सुटेबल एग्जांपल, राइट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइन। कोई है जो उम्मीद भरी नजरों से ताक रहा है मेरी तरफ? No, sir. स्टार्टिंग में ही पूरा अच्छा खासा, बस एक नॉवल नहीं लिखी मैंने, पर पहले ही क्वेश्चन में इसके ऊपर सारी बातें बता दी, कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से Yes, फैक्टर है। sir. कोई नाम बताएगा? जरा नाम रिवाइज करो, कौन कौन से फैक्टर्स थे? प्लस आई इफेक्ट एंड सॉल्वेशन Solvation. इफेक्ट, सॉल्वेशन, हाँ। राइट? हाँ. तो यही Yes, दोनों sir. के बारे में आपको भाषण लिखना है, तो उम्मीद है कि आप कर ही लोगे। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट यस क्वेश्चन में, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद सुटेबल एग्जांपल। इसके बारे में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि उसको गटर मैन बुलाना बंद करो। उम्मीद है मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों ने हाँ, सुनी sir. होगी। सर वो वैसे ही निकलता है। हाँ सर। नहीं नहीं, वो कोशिश करो यार, बेचारे का नाम अब उसकी मम्मी ने ऐसा रख दिया, तुम लोग ऐसा करोगे? तुम्हारे नाम की मैं वाट लगाऊं? Letterman. चलो, तो नहीं सर, गैटरमैन नहीं और सर। सैंडवेयर रिएक्शन आपको याद करके जाना है। इन दोनों पे मैंने टिक क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों रिएक्शन सेम काम करते हैं। ये देखो, दोनों के अंदर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहता है, दोनों के यही रिएक्टेंट है और दोनों का सेम प्रोडक्ट है। अगर दोनों में कोई फर्क है दोस्तों, तो वो किस बात का है? दोनों के रिएजेंट्स अलग अलग है। समझा? हाँ सर। Yes, sir. तो देखो, गैटरमैन का रिएजेंट बोलो। कॉपर पाउडर यस, कॉपर NaCl। पाउडर इन HCl। अगर ये दिया तो ये Yes, कौन सा है? गैटरमैन। गैटरमैन। Letterman. यस, हम कितने भी बुरे हो जाए, हम किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाते। एटलीस्ट लेक्चर में तो नहीं उड़ाते, बाद में भले उड़ा लेंगे। ठीक है? और अगर मैंने तुमको ये दे दिया तो यहाँ पे क्यूप्रस सॉल्ट लोगे, CuCl in HCl. राइट? क्यूप्रस सॉल्ट लिखकर मैं आगे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास 3 चॉइस है। पहली चॉइस है CuCl इन HCl, हाँ. दूसरी चॉइस है CuBr CuCl। CuCl. इन HBr, तीसरी चॉइस है CuCN क्यूप्रस साइनाइड HCl. इन KCN, राइट? हाँ. तो हाँ ये सर। तीनों में से कुछ भी Yes, लोगे, sir. जो लोगे वही वाला ग्रुप तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा? एरोमेटिक रिंग पे। यही कहानी है कि नहीं? और अगर ये तीनों में से कुछ हाँ भी सर। तुम ले रहे हो तो ये सेम रिएक्शन का नाम क्या है? सेंडमेयर रिएक्शन। Sandmeyer reaction. तो सेंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन में सिर्फ किसका डिफरेंस है? रिएजेंट, सॉरी कैटलिस्ट रिएजेंट्स का। का। नहीं, रिएजेंट ही बोलूंगा मैं उनको, कैटलिस्ट नहीं, बिकॉज दे आर गेटिंग यूज्ड ना। हाँ तो सर। अब मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा एरोमेटिक में? यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? Cl. Cl। क्लोरीन। और यही सेम काम यहाँ पे भी हो सकता है एरोमेटिक रिंग में, Cl यहाँ पे भी आएगा। तो देखो, प्रोडक्ट भी सेम आ रहा Yes, है, sir. इनफैक्ट दोनों का बाय प्रोडक्ट भी सेम है। हाँ. हाइड्रोजन बस गैस। सेंट्रल ब्लू वाला पार्ट अगर आप छोड़ दो तो सब कुछ सेम टू सेम है कि नहीं? हाँ सर। Yes, तो sir. जिसने भी बीच का रिएजेंट नहीं याद किया वो ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा वाला गैटरमैन है और कौन सा वाला सेंडमेयर है। ठीक है? तो बीच वाले रिएजेंट्स sir. याद करके जाना ध्यान से। ओके, हाँ, हाँ sir. सर। लास्ट क्वेश्चन है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अगर पूरे अमाइंस में देखा जाए तो। क्यों मैं इसको Sir, इतना अच्छा बहुत बोल लंबा रहा है. हूँ? बहुत लंबा है. नहीं, लंबा इसलिए नहीं, लंबा छोटा तो छोड़ दो, तो लंबे तो वो क्या बोलते हैं, गैब्रायल थैलामाइड कौन सा छोटा था? लंबा छोटा नहीं, एक्चुअल में ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एक ही चैप्टर में। तो यहाँ तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन की परीक्षा होगी। देखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मैंने अलग से पढ़ाया, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन मैंने अलग से पढ़ाया, और अब तुम पढ़ रहे हो हॉफमैन एलिमिनेशन। तो मैं अभी लिख दे रहा हूं कि हॉफमैन के बारे में पूरा निबंध याद करके जाना कि कब हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन करना है। ठीक? अगर ये नाम से आया क्वेश्चन तो क्या करना है? देन हॉफमैन्स प्राइमरी में. हॉफमैन्स
ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जो आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया, HBD बोल रहा था मैं। हाँ, और अब पढ़ने जा रहे हो हॉफमन्स एलिमिनेशन, और ये तीनों रिएक्शंस अलग अलग है, याद रहेगा। इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे रट्टा मार के जाने वाले, क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले रट्टा ही मार के जाएंगे, सीधी सी बात है। जिन्होंने साल भर पढ़ा होगा वो क्वेश्चन बैंक को सिर्फ देख कर जाते हैं, पर अगर हमारे बच्चे सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो रट्टा मार के जाएंगे। और रट्टा मार के जाने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत तभी आती है जब एक ही नाम के 2-3 क्वेश्चन हो सिलेबस में, क्योंकि रट्टा मारने वालों को फिर एग्जाम में ये नहीं याद आता कि कौन से वाले में क्या लिखना है, राइट। हाँ अभी सर। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है तुम्हारा हॉफमन्स एलिमिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद दैट हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आप लोग लोगे ये वाला, एक साइड में प्रोपाइल लगा दो, एक साइड में इथाइल, और दूसरी साइड में भी इथाइल। ये कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, सिर्फ लिखने में टाइम लगता है, ठीक। और यहाँ पे भी एक और इथाइल। यस सर। अब अगर ये नाइट्रोजन ने चारों बॉन्ड बना लिए हैं तो सारा गांव जानता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आयोडीन माइनस के रहने से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास दिक्कत होगी। फिर आप इसको AgOH से ट्रीट करेंगे। एक्चुअल में आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, मॉइस्ट Ag2O, ठीक। हाँ, HDA में आया है ये मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O का मतलब AgOH के साथ रिएक्शन करना, राइट। हाँ सर। और ये दोनों को आप एक्सचेंज कर दो। अगर ये दोनों एक्सचेंज हो गए तो अगले स्टेप में क्या बनने वाला है सबको समझा। बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ आयोडीन की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। ऊपर CH2 CH3, नीचे CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 CH3, बस यहाँ पे आयोडीन की जगह पे OH माइनस। और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज नहीं भूलेंगे हम लोग, डन। और फिर इसके बाद में हॉफमन्स एलिमिनेशन हो जाएगा। हॉफमन्स एलिमिनेशन से मेरा क्या मतलब है, ये थोड़ा मेरे पास जगह कम है तो मैं एक एरो नीचे मार के फिर ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग उसके बाजू में लिख देना, ओके। तो हॉफमन्स एलिमिनेशन में क्या होगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है, तो इसमें से एक छोटे वाले अल्कीन को मुझे निकालना है। अगर सेजेफ रूल लग रहा होता तो मोर सब्स्टिट्यूटेड निकालता मैं, ठीक। तो नाइट्रोजन को अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना ही था, और पॉजिटिव चार्ज हटाने का उसके पास एक ही रास्ता है, क्या करना है, कोई तो भी 4 में से एक बॉन्ड तोड़ो। अब सवाल सिर्फ ये था कि इन दोनों में से कौन सा वाला तोड़ू। तो अगर ये रिएक्शन सेजेफ एलिमिनेशन से जाता तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता, पर ये क्वेश्चन हॉफमैन एलिमिनेशन से जा रहा है। पहले तो ये याद रखो, 2 एलिमिनेशन होते हैं, हॉफमैन एंड सेजेफ, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही है। तो जो सेजेफ में सीखा है तुमने, हॉफमैन उसी का अपोजिट है। तो अब यहाँ पे या तो सेजेफ का प्रोडक्ट आएगा या तो फिर हॉफमैन का। अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, हॉफमैन का। हॉफमन्स का। तो बस हॉफमैन का प्रोडक्ट मतलब ये छोटा वाला निकालेंगे हम लोग, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। सेजेफ में मोर सब्स्टिट्यूटेड था ना, तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड निकाल दिया, और यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ हॉफमन्स प्रोडक्ट। और बाद में जो बचा उसको साथ में लिख दो, अमाइन सुखी हो गया उसके जाते ही, ठीक। यहाँ पे अब शॉर्टकट में C3H7 लिख दे रहा हूँ, पूरा उतना लंबा कौन लिखेगा। और यहाँ पे C2H5 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी C2H5 लिख दे रहा हूँ, चलेगा। और नाइट्रोजन के पास उसका लोन पेयर वापस आ गया, क्योंकि जिसको उसने भगाया होगा, देखो इसका एक H गया इसके पास, बन गया वाटर। अब ये दोनों CH2 हो गए कि नहीं, हाँ। अब दोनों CH2 हो गए तो आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि नाइट्रोजन ने जब इनको भगाया तो इलेक्ट्रॉन दे के थोड़ी भगाया, बॉन्ड के तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खुद रख लिए।
तो ये वाला कार्बन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, ये भाई साहब ने भी अपना H+ भेज दिया। तो अगर किसी को जानना है तो देखो, ये कार्बन नाइट्रोजन ने इसको बिना इलेक्ट्रॉन के भगा दिया, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो बाजू वाला था उसने जब अपना हाइड्रोजन भेजा तो कौन सी हालत में भेजा उसने? इलेक्ट्रॉन देकर भेजा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, कैसा बॉन्डिंग तोड़ा उसने? अनसिमेट्रिकल तोड़ा उसने। हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने रख लिए, यही वाला इसने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये बेचारा H निकला तो कौन से फॉर्म में निकला? H+। तो उसके लिए तो वैसे भी OH- पड़ा ही हुआ था, दोनों मिलकर क्या बन गए? वाटर। तो ये H+ को भी कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं। H+ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वहां पे OH- पड़ा ही था। और H+ से जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने छीना, वही इलेक्ट्रॉन को यूज करके इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। तो ये देखो, ये भी CH2, ये भी CH2। और ये बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड टूटा ना, वही वाला इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ यूज कर लिया, बन गया प्रोडक्ट। किसी को कोई डाउट? नहीं। नो सर। नो सर। समझ गए सब जन? हाँ सर। तो दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई जब हम एक दूसरे को अलविदा कहेंगे। बहुत अच्छा लगा, आप जिंदा रहे, आप आए, आप हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगे। आप एक बहादुर स्टूडेंट हैं। एग्जाम कैंसिल होने की, अच्छा एक सेकेंड, रिपीट करना है? ओके ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। देखो, पहले तो आपको ये प्रोडक्ट याद करके जाना है। सबसे पहला काम तो आपका ये है। इसके साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव है और आयोडीन निगेटिव है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही कंपाउंड है। बस ये इतना बड़ा हाथी भर का एक ही कंपाउंड है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसको आप AgOH के साथ ट्रीट करोगे। बेसिकली AgOH एग्जिस्ट नहीं करता। AgOH जब भी लिखो एग्जाम में तो हल्का सा शर्मा जाना। क्यों? क्योंकि AgOH एग्जिस्ट नहीं करता। वो आप कहाँ से बनाते हो? मॉइस्ट Ag2O से। इसके बारे में HDA में अच्छा खासा डिस्कशन है। तो पहले आप मॉइस्ट Ag2O लोगे, मॉइस्ट Ag2O से आपको AgOH मिलेगा, फिर AgOH का OH और आयोडीन दोनों को एक्सचेंज कर देना। बाकी अंदर जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद वाले स्टेप में यहाँ से हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। हॉफमैन एलिमिनेशन में इसलिए बोलकर बता रहा हूँ क्योंकि दो एलिमिनेशन होते हैं, सेजेफ एलिमिनेशन और हॉफमैन्स। सेजेफ में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है, यहाँ पे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बना है। लीस्ट मतलब ऐसा अल्कीन जिसके अंदर कम कार्बन हो, और वहां पे अगर सेजेफ होता तो मैं उल्टा करता, ज्यादा वाला लेता, तो मैं इसको अल्कीन बनाता। तो यहाँ तो हॉफमैन करना था, इसीलिए मैंने इसको अल्कीन बनाया। तो पहले तो दोनों में से कौन सा लिया उसका कारण बता दिया मैंने। दूसरा कि ये जो निकला, ये निकलने के बाद अचानक से अल्कीन कैसे बन गया, तो मैंने बताया कि ये जो यहाँ वाला CH3 है, ये अपना एक H इस OH- को दे देता है, और इसका H+ और इसका OH- साथ में H2O बन के यहाँ साइड में आ जाते हैं। डन। और फिर अब ये दोनों CH2 हो गए, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ये जिसने अपना H+ भेजा था ना, उसने H को तो H+ के फॉर्म में भेजा था, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इसने खुद रख लिए थे। वही इलेक्ट्रॉन को यूज करके इन लोगों ने अपने डबल बॉन्ड बनाए। और कोई डाउट इससे रिलेटेड? नहीं सर। पक्का समझ गया? हाँ सर। हाँ सर। This chapter is also done.